अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है राइट टू नो। अब इस एडिटोरियल में वो क्या बात कर रहा है, इसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको सारा एडिटोरियल समझने में आसानी होगी। तो इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि जो RTI लॉज है ना, जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज है, ये पेपर्स पे तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जा रहा, ये प्रैक्टिस में नहीं है। वो कह रहा है कि जो 42% इंफॉर्मेशन है जिसको गवर्नमेंट को शेयर किया जाना चाहिए, सिर्फ उसी को पब्लिक किया जाता है। तो एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो लॉ है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि वो क्लियर रूल्स को सेट करें कि किन इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, कब शेयर करना चाहिए और इसमें कोई लूप होल्स ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो इंफॉर्मेशन कमीशन को दी जानी चाहिए ताकि वो इन लॉज को पक्का कर सके, इनको इन्फोर्स कर सके। इसके अलावा इसने ये भी बात की है कि जो कमीशन है वो किससे मिलकर बना हुआ है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो कमीशन बना हुआ है रिटायर्ड गवर्नमेंट वर्कर से मिलकर। कहता इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। तो अगर आप RTI लॉज को और इस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हो तो एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि हमें सिविल सोसाइटी से कुछ मेंबर्स की ज़रूरत है। आप उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उन कमिश्नर्स को। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ताकि जो सिटीजन है वो इजीली रिक्वेस्ट कर सके या किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकें। तो ऐसी चेंजेस अगर आप सिस्टम में लेकर आओगे ना, तो इससे क्या होगा, जो मिस इन्फॉर्मेशन है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल बना सकते हो। तो ये है आज का एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल पे एक तो आपको नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। आपको समझ आएगी कि ये डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को समझना कैसे है, क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है ये अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको रीड करने के बाद आपका राइटिंग स्टाइल बेहतर होगा और आपको इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे न्यू है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप ये चाहते हो कि मैं डेली आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट पैराडॉक्स। वो क्या बात कर रहा है, कहता है ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मतलब जो कि बहुत ही बुरा है। अब पैराडॉक्स क्या चीज़ होती है? पैराडॉक्स का मतलब है ये बिल्कुल ही उल्टी बात है, मतलब ये वो चीज़ है जो हकीकत से उल्टी है। अच्छा, कौन सी बात, क्या चीज़, वो आगे एक्सप्लेन करेगा। दैट ये कि वाइल, कहता जहाँ, ऑन पेपर, पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर, पाकिस्तान हैज़ सम ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज। कहता अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान के पास सबसे शानदार राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर से मुराद ये है कि सिर्फ कागजी हैं वो, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, ये वो बात कर रहा है। कहता देयर एग्जीक्यूशन, कहता जो उनका एग्जीक्यूशन है ना, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी एनफोर्समेंट है, जो उसको लागू करने की बात है, कहता इज़ एनीथिंग बट, कहता वो नहीं है। एनीथिंग बट क्या होती है मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप इस पूरी लाइन का मीनिंग समझ लो। इस पूरी लाइन में ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, किसके लिए? राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन हकीकत में ये जो लॉज हैं इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा। वो इन लाइंस में ये बात कर रहा है। पैराडॉक्स क्या चीज़ होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बिल्कुल उल्टी बात को बताने के लिए यूज़ होता है। देखो उल्टी बात कैसे, एक तरफ तो वो ये तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान के पास जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और दूसरी तरफ वो ये बात कर रहा है कि उनकी एग्जीक्यूशन है ही नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं है। जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं है तो फिर उन लॉज का फ़ायदा क्या है? इसलिए इसने ये चीज़ बनाई है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन क्या होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट भी यूज़ करते हैं। एनफोर्समेंट वर्ड भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा न्यूज़पेपर राइटिंग में। अब बहुत से स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को समझने के लिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज क्या है।
इनको अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊँ ना, आप ये समझ लो कि जो लोग हैं ना, मतलब हम सब की बात कर रहे हैं, हम सब के पास हक है कि हम डिमांड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, मतलब हम पूछ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से या किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से। और जो गवर्नमेंट है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लाजमी हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। मतलब अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो अलाउड है ना, तो वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी। अगर एग्जाम्पल चेक करें तो वो ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपने पैसे को कैसे खर्च कर रही है, तो आप इनसे पूछ सकते हो और उनको आपको बताना भी होगा। ये जो लॉज है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज, असल में ये चीज़ बताते हैं जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है पब्लिक के साथ। तो इसलिए ये वाले जो है लॉज मौजूद हैं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जाके उनसे पूछ सकते हो और उन्हें वो वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी ही होगी। मतलब ये आपका राइट है, ये आपका हक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको मुझे ये बताना होगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किन एग्ज़ाम के लिए ये इंग्लिश का पोर्शन जो है वो क्लियर कर रहे हो। सेकंड थिंग, आप क्या चाहते हो कि मैं किन पास्ट पेपर्स को सोल्व करूं। यहाँ पे कोई भी पेपर्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एनटीएस हो गया, सीएसएस हो गए, पीएमएस हो गए, तो कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसे पास्ट पेपर्स हैं जो अगर आप चाहते हो कि मैं उनको सोल्व करूं, तो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब आगे चलते हैं। और अगर इस पूरे सेंटेंस को देखा जाए ना, तो ये सिंपल सा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। वो एक साइड पे ना एक पॉजिटिव साइड बता रहा है और फिर बट लगा के जो है वो दूसरी सिचुएशन बता रहा है, दूसरी बात कर रहा है जो बिल्कुल नेगेटिव है। मतलब एक साइड पे क्वालिटी बता रहा है और दूसरी साइड पे वो चीजें बता रहा है जो इसमें खामियां हैं। तो ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। अगर इसको देखें ना, तो ये बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर है। वो बता रहा है इट इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? दैट ये के पाकिस्तान हैज गुड लॉज, पाकिस्तान के पास अच्छे लॉज हैं, बट कंट्रास्ट शो करने के लिए वो आगे बता रहा है दे डोंट वर्क वेल। इसी तरह से इसने ये वाला सेंटेंस बनाया है जो न्यूज़पेपर में आपको नजर आ रहा है। उसमें यहाँ पे इसने इट इज़ अ प्रॉब्लम की जगह पे क्या मेंशन किया, उसने बोला है कि इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट पैराडॉक्स। और क्या है, फिर दो बातें सामने रखी हैं, एक ये वाली पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कह रहा है इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है इनएक्टिविटी, स्टैग्नेशन भी बोल सकते हो, मतलब सुस्ती, लापरवाही। एंड अ कल्चर ऑफ सिक्रेसी, और वो कौन सा कल्चर? सिक्रेसी का, मतलब कि हर चीज को छुपा कर रखना है, राजदारी में रखना है। आर कहता है ये जो दो चीजें हैं वो हैं क्या? टू ब्लेम, इल्जाम लगाने के लिए। मतलब आप इन दो चीजों के ऊपर सारा ब्लेम डाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू, किसके मुताबिक? FAFEN's लेटेस्ट पॉलिसी ब्रीफ, जो इसकी लेटेस्ट शॉर्ट सी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये जो दो चीज़ें हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। FAFEN's मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, अब इनर्शिया क्या चीज़ होती है ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये आपकी सुस्ती की बात करती है या आपकी लापरवाही की बात करती है। सिक्रेसी क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ को छुपा कर रखना, उसको राजदारी में रखना। ये प्राइवेसी की बात करती है, ये कंसीलमेंट की बात कर रही है यहाँ पे। कहता इट रिवील्स, ये रिवील करती है, ये डिस्क्लोज करती है, अनकवर करती है, एक्सपोज करती है, शो करती है, अनवेल करती है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। दैट ये के फेडरल बॉडीज, कहता ये जो फेडरल बॉडीज है ना, प्रोएक्टिवली, कहता बड़े ही एक्टिवली, मतलब बड़ी ही फुर्ती से, और मतलब ये कह सकते हो आप कि पहले से ये काम कर देती है। क्या करती है? डिस्क्लोज करती है। डिस्क्लोज करने का मतलब भी क्या है? रिवील करना, अनकवर करना, एक्सपोज करना, शेयर करना। किस चीज़ को? ओनली 42% ऑफ द इंफॉर्मेशन, जस्ट 42%। किस चीज़ का? उस इंफॉर्मेशन का। दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू शेयर, मतलब जितनी इनको परमिशन दी जाती है ना कि आप इतनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो उसमें से सिर्फ 42% जो इंफॉर्मेशन है उसको ये प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज कर देती है, उसको रिवील कर देती है, शेयर कर देती है।
अब ये जो आपको रिक्वायर्ड टू यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये लाजमी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये रूल है, ये लॉ है, ये ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए इसने यहाँ पे यूज़ किया रिक्वायर्ड टू। ठीक हो गया, और इसमें कुछ इतना देखने वाला नहीं है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा इट इज़ पेनफुली क्लियर, कहता है ये जो चीज़ है ना ये क्लियर है, ये साफ है, लेकिन पेनफुली क्लियर का मतलब आप ये समझ लो कि ये वो चीज़ है जो सामने तो है लेकिन आपको कोई खुशी नहीं दे रही, आपको उसको देखकर कोई सुकून नहीं मिल रहा, आपको दुख ही हो रहा है, आपको तकलीफ ही हो रही है उसको देख के। क्लियर का मतलब आप कह सकते हो ऑब्वियस भी कह सकते हो, एविडेंट भी कह सकते हो, इसके लिए अपेरेंट भी इसके लिए एक वर्ड है। दैट ये कि पाकिस्तान आरटीआई फ्रेमवर्क रिक्वायर्स, कि पाकिस्तान का जो आरटीआई फ्रेमवर्क है उसको ज़रूरत है किसकी? मोर देन, मजीद किस चीज़ की? जस्ट वेल क्राफ्टेड लेजिस्लेशन, मतलब पाकिस्तान का जो राइट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको गुड लॉज की ज़रूरत है। इसमें वो ये बात कर रहा है, कहता है ये चीज़ बिल्कुल वाजिया है कि पाकिस्तान का जो आरटीआई फ्रेमवर्क है इसको ज़रूरत है मोर देन जस्ट वेल क्राफ्टेड लेजिस्लेशन, मतलब ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान को सिर्फ अच्छे लॉज की ज़रूरत नहीं है बल्कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ये वही बात है जो इसने ऊपर यहाँ पे की थी कि ये लॉज पेपर तक ही अच्छे हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है तो ये लॉज जो है बिल्कुल काम नहीं करते, इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लागू ही नहीं किया जा रहा। अच्छा, अगर आप एक चीज़ नोट करो तो ये ऊपर वाले जितने ये सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे प्रेजेंट में ही यूज़ हुए हैं मोस्टली। अब ये जो आगे भी आएगा इसमें भी आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो जब आप एडिटोरियल्स को रीड करते हो आप इन चीज़ों को भी नोट किया करें। और दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ जो बता रहा है ये सारी की सारी एक कंडीशन को बता रहा है कि ये चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान को ये वाली चीज़ जो है ये चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये कंडीशन है, पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत है। कह रहा है FAFEN प्रोपोजेस, कहता है ये जो चीज़ है ये प्रोपोज करती है, सुजेस्ट करती है, एडवोकेट करती है, पुट फॉरवर्ड करती है, सबके सामने ला के रखती है, तजवीज़ करती है, सलाह देती है किस चीज़ को? अ रेंज ऑफ लीगल रिफॉर्म्स, कि बहुत सारे रेंज ऑफ मतलब वैरायटी लेकर आती है कि लीगल रिफॉर्म्स के अंदर। लीगल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस करो, कुछ बेहतरी लेकर आओ लॉज के अंदर या रूल्स के अंदर, मतलब उनको बेहतर बनाओ, उनको इफेक्टिव बनाओ। अच्छा, किस तरह से? अब देखो एम डैश लग गया, अब ये तफसील से बताएगा कौन से लीगल रिफॉर्म्स। कहता फ्रॉम सेटिंग स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर टाइमलाइंस, मतलब कि आपको स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर टाइमलाइंस का मतलब ये है कि आपको क्लियर डेडलाइंस को मेंशन करना होगा कि कब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाना चाहिए, कब इसको पब्लिक बनाया जाना चाहिए। टू रिमूविंग एम्बिग्विटीज, के और रिमूव कर दिया जाए एम्बिग्विटीज को। एम्बिग्विटीज का मतलब क्या होता है? मतलब गैर वाज़िया चीज़ें, किसमें? इन एग्जाम्पशन क्लॉजेस। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अब FAFEN जो है ना उसने ना कुछ सुजेशंस दी हैं, उसने कहा आप ऐसे लीगल रिफॉर्म्स लेकर आओ, एक ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आओ। अच्छा, क्या तब्दीलियाँ? उसने कहा कि क्लियर डेडलाइंस को मेंशन कर दो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, और साथ ही साथ आपने क्या करना है? आपने रिमूव कर देना है अनक्लियर पार्ट्स को। अच्छा, कौन सी अनक्लियर पार्ट्स, कौन सी एम्बिग्विटीज? कहता उन चीज़ों के बारे में कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको सीक्रेट रखा जाए, जिसको छुपा के रखा जाए, जिसको रिवील ना किया जाए। एग्जाम्पशन क्लॉजेस, देखो इसको आप अच्छे से देख लो ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वो असल में बात क्या कर रहा है। इसका मतलब है लॉज के अंदर ना कुछ पार्ट्स होते हैं जो ये बात कहते हैं कि ये जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया। जैसे आप ये देखो कि लॉ कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसको लाजमी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए पब्लिक के साथ, लेकिन एग्जाम्पशन क्लॉज का मतलब है कि कुछ ऐसी सर्टेन इंफॉर्मेशन है जिसको ये शेयर नहीं कर सकते नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, या कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, तो वो आपने शेयर नहीं करने। और इन शॉर्ट देखो तो इसका मतलब यही है कि ये उन चीज़ों की बात करता है जहाँ पे लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होते। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसने बातें बहुत गहरी की हैं। इसने सिर्फ सजेशंस की बात की है जो कि लॉ में लेकर आनी है।
कौन सी सजेशंस हैं, ये दोनों इसने यहाँ पे एम डैश के बाद उनको एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। प्रपोज करने का क्या है, मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है सजेस्ट करना। आप किसी चीज़ को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, आप किसी चीज़ को एडवोकेट कर रहे हो। रेंज का मतलब होता है वैरायटी, यहाँ पे रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस, तब्दीलियाँ, इम्प्रूवमेंट्स। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिवील करना, अनाउंसमेंट, एक्सपोयर। एम्बिग्विटीज क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया, अनसर्टेनिटीज, वेगनेस जिसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ है वो क्लियर ही नहीं है, और बाकी इसमें कुछ भी देखने वाला नहीं है। अगर आप ये भी देखो ना तो ये भी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता दीज सजेशंस हैव मेरिट। कहता ये जो इसने सजेशंस दिए हैं ना, इसने कहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कहता हैव मेरिट मतलब इसकी जो सजेशंस है उसमें दम है, अपनी ज़ुबान में समझे तो। और अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब है इसके जो आइडियाज़ हैं, जो इसकी सजेशंस हैं, जो इसका प्रपोजल है वो वैल्यूएबल है, वो सिग्निफिकेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो मेरिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उस चीज़ की वैल्यू है, उसकी वर्थ है, उसकी इम्पोर्टेंस है। और अगर आपने इस सेंटेंस को बहुत इजी बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, दीज सजेशंस आर यूजफुल। अब ऑफ कोर्स ये एडिटोरियल है, इसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, तो इसलिए जो है वो ऐसी वोकैब का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कह रहा है द करंट सिस्टम सफ़र्स। कहता है जो हालिया सिस्टम है ना, अब के सिस्टम की बात करता है, कहता वो सफ़र करता है, वो झेलता है किसको, फ्रॉम कन्वीनियंट इस्केप हैचेस। कन्वीनियंट मतलब आसान, इस्केप मतलब बचना, निकलना, फरार होना। हैजेस क्या होती हैं, हैजेस का मतलब होता है लूप होल्स, एग्जिट पॉइंट्स, ओपनिंग्स, रास्ते, दरवाजे कह लो। फिर कोमा, कहता विद सेक्शन 7 किसका, ऑफ द आरटीआई एक्ट का। कौन सा एक्ट, कहता प्रोवाइडिंग, जो कि प्रोवाइड कर रहा है ब्रॉड एग्जम्पशंस को, बहुत ज़्यादा एग्जम्पशंस मतलब बहुत ज़्यादा छूट। एंड मिनिस्टर्स, और कौन से मिनिस्टर्स, कहता वेल्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स, और जो मिनिस्टर्स हैं वो होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डिस्क्रिशनरी मतलब फ्लेक्सिबल, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स को, कंट्रोल्स को। टू क्लासीफाई रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स को लेबल करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए। तो वो कह रहा है कि जो हालिया सिस्टम है ना वो झेलता है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट एस्केप हैचेस को, मतलब बहुत इजीली वहाँ से बच निकलते हैं ये लोग। कहता सेक्शन 7 जो है ना आरटीआई एक्ट का, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, जिसने बहुत ज़्यादा छूट दे दी है, और वो वाला एक्ट जो मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पावर देता है, किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कि वो डिसाइड कर सकते हैं किस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, वो ये बात कर रहा है। देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि सफ़र का मतलब क्या है। सफ़र का मतलब यहाँ पे स्ट्रगल करना है, फेस कर रहा है वो चीज़, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको झेल रहा है। किस चीज़ को, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट क्या चीज़ होती है, वो चीज़ जो बड़ी आसानी से एक्सेसिबल हो, जो ईजी हो, आसान हो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आगे क्या यूज़ किया है, एस्केप का मतलब क्या होता है, इवेजन, रिलीज होना, अवॉइडेंस, बचना। हैचेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओपनिंग्स, लूप होल्स, मतलब इजीली उनको रास्ते मिल जाते हैं जहां से वो बच सके। वील्डिंग, वील्डिंग का मतलब क्या होता है, ये लोग जो है उसको होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन, फ्लेक्सिबल, मतलब इनके पास पूरा फैसले का हक है, खुला इख्तियार है इनके पास। अच्छा, किसके लिए पावर्स आगे उसने मेंशन भी किया हुआ है। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करना, उसको लेबल करना, उसको कैटेगराइज करना, उसको नाम देना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये खुद जो है वो ये डिसाइड करते हैं किस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, किसको नहीं रखना। तो ये पूरी लाइन में वो ये वाली बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, कहता द प्रॉब्लम, कहता ये जो मसला है ना, ये जो ऊपर उसने तफसील से बताया, कहता हाउएवर, ताहम, रन्स डीपर। कहता ये जो मसला है ना ये बहुत गहरा है, मतलब ये बहुत बड़ा है, मतलब ये जो लूप होल्स तो मैंने बता दिए ना आपको, वो कह रहा है इनसे भी बड़ा ये मसला है, खाली ये चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ अगर रन डीपर करती है ना, इसका मतलब है ये बहुत आगे तक जाती है, ये ज्यादा गहराई में है। ये तो ऊपर ऊपर वाली चीजें उसने बताई है ना, ये तो बहुत आगे तक जाती है, और भी बहुत फ्लॉज हैं इसके अंदर। अब वो कह रहा है द इंफॉर्मेशन कमीशन करंट स्ट्रक्चर, कहता है इसका जो हालिया स्ट्रक्चर है, जो इसका सेटअप है, जो इसका फ्रेमवर्क है, कहता एंड अथॉरिटी लेवल, और कहता ये जो इसके पावर का लेवल है, पावर का जो स्टेटस है,
कहता इज प्रॉब्लमेटिक, ये जो चीज है ये प्रॉब्लमेटिक है, मतलब ये ट्रबलसम है, ये चैलेंजिंग है, ये परेशानी का सबब पैदा करने वाला है। किस चीज के ऊपर? कहता ऑन टू फ्रंट्स के ऊपर। देखो इजी वर्ड्स में देखो तो वो यही बात कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके टू मेजर प्रॉब्लम्स है, स्ट्रक्चर को लेकर, पावर को लेकर, ये दो बातें की हैं। टू फ्रंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि टू मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं लेकिन आपस में लिंक्ड है। ठीक है, अब ये टू फ्रंट्स कौन कौन से हैं ये आगे फर्स्ट और सेकंड करके एक्सप्लेन करेगा। तो इसकी वो कैब देख लेते हैं। प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या होता है? ट्रबलसम, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग भी आप बोल सकते हो। इन सब का मतलब होता है मुश्किल। स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? ये फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, ढांचे की बात कर रहा है, जो बुनियाद है उसकी, जो स्ट्रक्चर है। अथॉरिटी लेवल, अथॉरिटी क्या होती है? पावर होती है, कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस होता है। लेवल मीन्स उसकी डिग्री, उसका स्टेटस, उसका दर्जा। अच्छा अब इस सेंटेंस को देखो, ये काफ़ी जिसको कहते हैं ना डिफिकल्ट सेंटेंस है इस एडिटोरियल का। कहता फर्स्ट, पहला, एज FAFEN नोट्स, कहता जैसा कि ये जो बॉडी है ये नोट करती है किस चीज़ को? कहता इट फंक्शंस, ये फंक्शंस करती है, काम करती है, ऑपरेट करती है, प्राइमरली मतलब मेनली, ज़्यादातर, एज एन एप्लेट बॉडी, इस बॉडी के रूप में। ये क्या चीज़ है मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे। कहता रादर देन, बजाय किसके? अ प्रोएक्टिव एनफोर्सर। एनफोर्सर क्या होते हैं? इन्फोर्सर इम्प्लीमेंटर को कहते हैं ना। अच्छा किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन एक्सेस का। फिर कोमा, कहता लैकिंग, ये जो चीज़ है ये लैक कर रही है, पीछे है, किस चीज़ की? द अथॉरिटी, कि ये जो अथॉरिटी है टू एनफोर्स, वो लागू करे, इम्प्लीमेंट करे स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस को। कंप्लाइंस किस चीज़ को कहते हैं? एडहेरेंस को कहते हैं, ऑब्जर्वेंस को कहते हैं। ऑब्जर्वेंस भी क्या चीज़ होती है? मतलब किसी चीज़ को आपने फॉलो करना है, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। देखो इसमें वो बात कर रहा है कि ये जो FAFEN है उसने ये नोट किया है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपके लॉज हैं जो ऊपर मेंशन है, कहता है ये फंक्शन करते हैं एप्लेट बॉडी की तरह। मतलब क्या, किस तरह से काम करते हैं? कि ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स को देखते हैं, जितने पुराने डिसीजंस हुए हैं उनको देखते हैं, और इसके अलावा ये एप्लेट बॉडी क्या होता है ये मैं ज़रा तफसील से आगे बताऊंगी। ठीक है, कहता बजाय इसके कि ये प्रोएक्टिव एनफोर्सर हो इंफॉर्मेशन एक्सेस के, मतलब वो एक्टिवली तौर पर इस चीज़ को देखेंगे जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर हुई है कि नहीं हुई। इसके अलावा वो ये बात कर रहा है कि उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती, इतनी पावर ही नहीं होती कि वो इस चीज़ को लागू कर सकें, वो लोगों को बोल सकें कि जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करो। तो वो ये बात कर रहा है। देखो एप्लेट बॉडी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है या जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एप्लेट बॉडी, ये क्या करती है? सिर्फ डिसीजंस को रिव्यू करती है। ठीक है, जो दूसरे लोगों के जरिए बनाए हुए, ये अपनी तरफ से नया कुछ नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड डिसीजन है उनको रिव्यू करती है। मतलब अगर कोई फैसला है, कोई इंसान है, अगर वो इस डिसीजन से एग्री नहीं करता ना, तो वो क्या करेगा? वो वहां पे जाके अपील करेगा, वो एप्लेट बॉडी से कहेगा कि इस डिसीजन को दोबारा से देखो। तो एप्लेट बॉडी क्या करती है? वो ये देखती है कि हाँ ये क्या, ये डिसीजन वाकई सही है, फेयर है कि नहीं है, और फिर अपना फाइनल डिसीजन देती है। तो एप्लेट बॉडी का काम सिर्फ इतना है, अपनी तरफ से ये कुछ नहीं करेगी, सिर्फ इतना ही करेगी। अगर शॉर्ट देखो तो यही है कि सेकंड ओपिनियन ग्रुप है। ठीक है, वो जो रिव्यू करता है फैसलों को कि ये सही है कि गलत है। तो वो कह रहा है कि इनका काम जो है वो एप्लेट बॉडी की तरह बन के रह गया है। और ये वाली बात जो इसने यहाँ पे की है कि रादर देन अ प्रोएक्टिव एनफोर्सर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये इस चीज़ को पक्का ही नहीं करते, इस चीज़ को कंफर्म ही नहीं करते कि जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हुई भी है कि नहीं हुई। ये कब एक्शन लेते हैं? जब इनके पास कोई कंप्लेंट्स आती हैं। खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये उस वक्त तक का वेट करेंगे जब तक इनके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आ जाती। तो वो इस लाइन में ये वाली बात कर रहा है। अच्छा अब जो सेकंड है वो देखो, कह रहा दूसरा, द कमीशन स्टाफिंग, जो कहता है कमीशन का जो स्टाफ है ना, जो उसकी वर्क फोर्स है, प्रेजेंट्स, वो दिखाती है अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है? ये जो दूसरा पॉइंट है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं कमीशन के पास, कहता है उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं,
जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनको अपने फायदे की ज्यादा फिक्र होती है कि उन्होंने वही करना है जो उनके फायदेमंद है, जो उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा, इसने अब यहाँ पे सीरियस वर्ड यूज किया एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट। ग्रेव भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है। स्वीयर प्रेजेंट करना मतलब शो करना, एग्जिबिट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना सबको। और ये जो स्टाफिंग नजर आ रहा है ना, स्टाफ, यहाँ पे इसका मतलब है वर्क फोर्स। ठीक है, वो लोग जो यहाँ इनके काम करते हैं। तो देखो सेकंड जो पॉइंट है उसने कितना अच्छा रखा है सामने। उसने कहा है कि ये जो लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने फायदे को देखते हैं, अपने बेनिफिट्स को देखते हैं, या उनके बेनिफिट्स को देखेंगे जो इनके लिए फायदेमंद है। जब वो इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, फेयर डिसीजन नहीं हो पाता, वो अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये होता है जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। कहता व्हाट शुड बी, कहता जो होना चाहिए था, अ वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन मतलब जिसको एक निगरानी वाला अदारा होना चाहिए था। हैज़ बिकम कहता वो बन चुका है अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट होम, वो ये चीज़ बन चुका हुआ है, रिटायरमेंट होम बन चुका है। किसके लिए? फॉर ब्यूरोक्रेट्स, इनके लिए। कैसे बना हुआ है? ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म करते हुए, तब्दील करते हुए, ओवरसाइट पोजीशंस को। ये वाला वॉचडॉग का काम क्या होता है? इसका काम ही होता है ना मॉनिटर करना, ओवरसाइट करना, चेक करना। तो ये वाली जो इनकी पोजीशंस है ना, जो काम है, इसको किस में चेंज कर रहा है? इनटू कुशी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। तो वो कह रहा है कि बजाय इसके कि इनको बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, ये जो कमीशन है ये एक प्लेस बन चुकी है, एक जगह बन चुकी है जहाँ पे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो इजीली जॉब्स लेते हैं। और इससे क्या होता है, जब ये अपनी पोजीशन को यहाँ पे संभालते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ओवरसाइट पोजीशंस को, निगरानी वाली जॉब को, किसमें? कुशी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। इसके अंदर कुशी का मतलब क्या होता है? इजी, सॉफ्ट, रिलैक्स्ड, आसान, आरामदेह। और पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स मतलब वो वाली जॉब्स, वो वाले काम जो आप रिटायरमेंट के बाद करते हो। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे से वो ये अपने पॉइंट्स को सामने रख रहा है। मुझे पर्सनली ये एडिटोरियल की राइटिंग जो है वो बहुत पसंद आई है। अच्छा, वॉचडॉग का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया है कि वो वाली बॉडी जो मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व करती है, जो सुपरवाइज करती है। कंफर्टेबल मतलब रिलैक्सिंग, बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है। रिटायरमेंट होम मतलब वो वाला घर जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हो, आपको पता है आपको यहाँ पे आपके लिए जॉब्स पड़ी हुई हैं। और किन के लिए? ब्यूरोक्रेट्स के लिए। ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? सुपरविजन, मॉनिटरिंग, गवर्नेंस भी आप बोल सकते हो। और कुशी क्या होता है ये मैंने बता दिया, बाकी चीजें अब आगे देखते हैं। अब आगे वाली लाइन देखो, कहता है रादर देन बजाय, चैलेंजिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि ये चैलेंज करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, मतलब ये क्वेश्चन करें, उनको कन्फ्रंट करें। किस चीज़ के लिए? टू कंप्लाई विद, कि वो फॉलो करें आरटीआई ऑब्लिगेशंस को। क्या होता है? कहता दे अपीयर, वो दिखाई देते हैं, मोर इंटरेस्टेड, कि इनको ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो किस में है? इन अपीसिंग, अपीज करने में, खुश करने में। किसको? ऑफिशियल्स को। अच्छा, कौन से ऑफिशियल्स, किस लिए खुश करना है? वो एम डैश लगा के उसको नैरो कर देगा। कहता परहैप्स, शायद, इन द होप ऑफ, इस उम्मीद से। किस उम्मीद से? सिक्योरिंग, कि वो सिक्योर कर लेंगे, पा लेंगे टेन्योर एक्सटेंशंस को, कि उनका जो दुरानिया है, जो टाइम पीरियड है वहाँ पे वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ये बजाय इस काम के कि वो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको पुश करें कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ये यहाँ पे क्या होता है, जो कमीशन है वो कोशिश करते हैं ऑफिशियल्स को खुश करने के लिए कि शायद इनकी जो जॉब्स हैं वो एक्सटेंड हो जाए, इनका जो टाइम पीरियड है ऑफिस में वो एक्सटेंड हो जाए। तो अब इसकी वोकैब को चेक करते हैं। अपीजिंग का मतलब क्या होता है? प्लीजिंग, किसी को खुश करना, ठीक है, राजी करना। इन द होप ऑफ मतलब इस उम्मीद से। सिक्योर करने का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन करना, पक्का करना, इंश्योर करना, एक्वायर करना, गेन करना। टेन्योर एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? वो जो टाइम पीरियड है उसको, कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करवाना, उसको एक्सटेंड कर देना। तो अब वो कह रहा है एज अ रिजल्ट, और इस नतीजे में क्या होता है? सिटीजन्स राइट, कहता है शहरियों का जो हक है ना टू इंफॉर्मेशन, इज रूटीनली मतलब आमतौर पे, लगातार देखा जाए तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो देखो कितने अच्छे से उसने ये, इस बात को कहने के लिए उसने कितने अच्छे से अपने बातें सामने रखी हैं।
किस तरह से उसने स्टार्ट किया है सिर्फ ये वाली बात को कहने के लिए कि ये इनको क्यों साइडलाइन किया जाता है, इनको क्यों इग्नोर किया जाता है, ये सारे रीजंस इसने पीछे दिए हैं। अगर टेंस को देखो तो कोई कॉम्प्लिकेटेड इसने टेंस यूज नहीं किया, यहाँ पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो साइडलाइन का मतलब क्या होता है, किसी को इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना, ओवरलुक कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। रूटीनली मतलब ऐसी चीज जो रूटीन का काम है, रोज हो रहा है, रेगुलरली जो चीज है वो हो रही है, हैबिचुअली हो रही है। FAFEN मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इज राइट, कहता वो बिल्कुल सही है, टू कॉल फॉर डिमांड करने के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी को, इसको एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और इस चीज़ की डिमांड करने के लिए बिल्कुल ठीक है। किसके लिए? फॉर द कमीशन के लिए। देखो इसको समझने के लिए ना पहले ये देख लो वो क्या बात कर रहा है। जो FAFEN है कहता है बिल्कुल सही है, इस चीज़ को कहने के लिए जो कमीशन है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास अपनी फंडिंग होनी चाहिए। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नेंस, उसके बाद फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब भी यही है, ठीक है। अब आगे देखें, कह रहा है हाउएवर ताहम अ मोर बेसिक रिफॉर्म वुड बी, वो होगा, टू इंश्योर, पक्का करने के लिए, दैट ये कि एटलीस्ट कम अज कम 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कम, जो जितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनमें से कम अज कम जो 2 हैं, कम फ्रॉम, वो आए कहाँ से? सिविल सोसाइटी से, रादर देन, बजाय कहाँ से? गवर्नमेंट सर्कल, इन सर्कल से। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप सिंपल से बेसिक रिफॉर्म की बात करो ना, बेसिक चेंज की बात करो, तो वो यही है कि आप जो हो ना कम अज कम 2 कमिश्नर्स को आउटसाइड द गवर्नमेंट लेकर आओ, वो लोग जो सिविल सोसाइटी से हों, जो पब्लिक स्फीयर से हों, सोशल सेक्टर से हों। तो इसमें देखते हैं और क्या इसमें देखने वाला है। देखो बेसिक का मतलब यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल, बेसिक, बुनियादी। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, तब्दीलियाँ। असल में इसने ये बात क्यों की है? इसने ये बात की है ना कि जब कमिश्नर जो होंगे वो आउटसाइड द गवर्नमेंट होंगे ना, तो इससे ये होगा कि उनके जो डिसीजंस होंगे ना वो फेयर होंगे, वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे। कहता दीज इंडिविजुअल्स, कहता ये वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे ना, जिनकी पर्सनस की बात कर रहा है, मेंबर्स की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, कहता मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेंड, इनको लाजमी प्रॉपरली ट्रेन किया जाना चाहिए, मतलब ये ट्रेंड हों, इनको ट्रेनिंग मिली हुई हो, एंड कमिटेड हों, ये पाबंद हों किस चीज़ के? ट्रांसपेरेंसी के, ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, ये ऑनेस्टी लेकर आएंगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे, रादर देन, बजाय किसके? सिंपली कि वो सिर्फ क्या करें? फिलिंग पुड करें अब ब्यूरोक्रेटिक सीट, कि वो सिर्फ महज इस सीट को फुल ना करें, इस सीट को होल्ड ना करें, बल्कि वो प्रॉपरली ट्रेंड हों, डेडिकेटेड हों। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि ओपननेस हो, क्लैरिटी हो, ऑनेस्टी हो, साफ चीज़ें हों। कहता है एडिशनली, मजीद, क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कहता है जो परफॉर्मेंस को मेजर करने के जो मैट्रिक्स हैं ना, जो तरीके हैं, शुड होल्ड कमिश्नर्स अकाउंटेबल, कि इनको क्या है? वो अकाउंटेबल ठहराएं, फॉर देयर रोल, इनके रोल के लिए, इन इंश्योरिंग, कि वो पक्का कर सकें पब्लिक एक्सेस को, टू इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों की रसाई तक हो ये इंफॉर्मेशन। तो ये बात कर रहा है कि वहाँ पे जो है ना क्लियर तरीके होने चाहिए, साफ साफ तरीके होने चाहिए, जिससे वो मेजर कर सकें कि जो कमिश्नर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे अपनी जॉब कर रहा है। उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि जो लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके जब भी उनको ज़रूरत हो। तो एडिशनली का मतलब क्या? फर्दर मोर, ऊपर उसने बात किया ना, उसके साथ साथ उसने ये भी बात किया कि ये वाली बात भी इंक्लूड करो। मैट्रिक्स क्या होते हैं? जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप उसको मेजर कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब वो कह रहा है टू ब्रिज द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, कहता इनके दरमियान में जो खला है ना, इसको पुर करने के लिए FAFEN ऑल्सो एडवोकेट्स, कहता ये एडवोकेट करती है, ये सपोर्ट करती है किस चीज़ को? फॉर लेवरेजिंग, मतलब आप जो है इसको लेवरेज करो, इसका फ़ायदा उठाओ, किसका? टेक्नोलॉजी का। मतलब वो कह रही है FAFEN कि अगर आपने लॉज को बेहतर बनाना है ना रियल लाइफ में, तो आप क्या करो? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी को लेकर आओ। तो ब्रिज द गैप का मतलब होता है किसी खला को फिल करना, ठीक है, वो जो वॉइड है ना, वो जो खला है उसको भरना। एडवोकेट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको बैक कर रहे हो। लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है? यूटिलाइज करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना कि पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि पॉलिसी मतलब आप रूल्स और प्लान तो इजीली बना लेते हो ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वो वाकई में इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो रियल लाइफ में नज़र आने चाहिए। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बिल्कुल डिफरेंट उसने शो की है ना, कि इसलिए इनके दरमियान में गैप है। लॉज कुछ कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ होती है, तो इस गैप को इन्होंने फिल करना है। कहता इट प्रोपोजेस, ये सुजेस्ट करती है द डेवलपमेंट को, क्रिएशन को। अच्छा, किस चीज़ की? ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि आप इसको बनाओ वेयर सिटीजन, जहाँ पे जो शहरी होंगे कैन सबमिट, वो सबमिट कर सकते हैं किस चीज़ को? ट्रैक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को इन रियल टाइम। तो FAFEN ने ये भी बात बोली है कि आप एक वेबसाइट बनाओ जहाँ लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, तरह उसके लिए आस्क फॉर भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं इन रियल टाइम, मतलब लाइव। प्रपोज करने का मतलब क्या होता है? सुजेस्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को रेकमेंड करना, पुट फॉरवर्ड करना, ऑफर करना। डेवलपमेंट का मतलब है क्रिएशन, रियल टाइम मतलब इंस्टेंट, लाइव। तो कितनी अच्छी इसने बात की है कि आप जो है एक वेबसाइट बनाओ या ऐप बनाओ कि जहाँ पे लोग जो हैं वो जब उनको कोई रिक्वेस्ट करनी है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इजीली वहाँ पे जो है अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी रिक्वेस्ट की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं बगैर उनको वेट किए। तो बहुत ही अच्छी चीज़ ने यहाँ पे बताई है। कहता दिस वुड प्रूव, ये साबित होगी, यूजफुल, ये बड़ी यूजफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, हेल्पफुल होगी, किसमें? इन कीपिंग ट्रैक को रखने के लिए, ऑफ विच मिनिस्ट्रीज आर फेलिंग टू कंप्लाई विद RTI रिक्वायरमेंट्स। कहता है इससे जो होगा ना, सबसे अच्छा काम जो होगा, ये मदद करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इन इंफॉर्मेशन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, कौन से अदारे हैं जो फेल हो गए हैं इनको कंप्लाई विद करने के लिए। कंप्लाई का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, ओबे करना। रिक्वायरमेंट्स मतलब उसकी नीड्स, कंडीशंस, क्राइटेरिया भी आप बोल सकते हो। अब वो कह रहा है द स्टेक्स आर हाई। देखो अब ये इसने क्या बात की है, इसने कहा ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक्स क्या होते हैं? रिस्क होते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेज, आउटकम्स की बात करता है। हाई का मतलब बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है, सब्सटेंशियल है, कंसीडरेबल है। कहता इन एन एरा, एक ऐसे दौर में, एक ऐसे टाइम पीरियड में, वेयर कहता जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, कहता जहाँ पे जो गलत इन्फॉर्मेशन है ना, गलत मालूमात है, फ्यूल्स कहता वो फ्यूल करती हैं, वो बढ़ावा देती हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का मतलब डिवीजन का, सेपरेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का। कहता है इफेक्टिव RTI फ्रेमवर्क वुड प्रोवाइड, कहता है ये जो एक इफेक्टिव RTI फ्रेमवर्क है उसको प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? गुड डिफेंस, एक अच्छी प्रोटेक्शन को, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगा, हिफाजत को प्रोवाइड करेगा। किसके खिलाफ? डिस्टेबलाइजिंग नरेटिव्स, वो वाले नरेटिव्स, वो वाली स्टोरीज, वो एक्सप्लेनेशन जो कि डिस्टेबलाइजिंग है, जो कि वीक बनाती हैं, जो कि अंडरमाइन करती हैं, कमज़ोर बनाती हैं। तो वो ये बात कर रहा है इस लाइन में एट द एंड के जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है उससे पॉलिटिकल डिवीजन पैदा होती है। लेकिन कहता अगर एक इफेक्टिव RTI जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है? वो मदद कर सकता है रोकने के लिए कंफ्यूजन को और मिस इन्फॉर्मेशन को, एक ऐसे नरेटिव को जो कि वीकनिंग है, जो कि वीक बनाता है, कमज़ोर बनाता है। नरेटिव्स क्या होती है? स्टोरीज, एक्सप्लेनेशंस भी आप बोल सकते हो। डिफेंस क्या होती है? मतलब वो चीज़ जो प्रोटेक्ट करती है किसी चीज़ से, आप डिफेंस को शील्ड समझ लो, सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन समझ लो, सिक्योरिटी समझ लो। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन कौन से पास्ट पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करूं। तो मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।